नमस्कार मित्रों, मैं संदीप मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र में 2 वर्ष पूरे होने पर, या कहें सफल 2 वर्ष पूरे होने पर, 2 शब्द अपने विचार स्वरूप रखना चाहता हूं। विगत सरकार और वर्तमान सरकार का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि विगत सरकारों में जहां नित्य प्रति एक नए भ्रष्टाचार उजागर होते थे, नवीन सरकार में, वर्तमान सरकार में क्या है कि आज भी पुरानी ही सरकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। कहीं पे सीधे सीधे मैडम सोनिया के ऊपर हमले होते हैं। मैडम सोनिया फंसती हुई दिखती हैं। इटली की न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका इटली की, सोनिया गांधी के दामन पे दाग का एक संकेत देती है। तो भारत में चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकार में क्या अंतर है। तो पहला जो मूलभूत अंतर है वो भ्रष्टाचार के विषय पर है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हम आपको 100% गारंटी के साथ आश्वस्त कर सकते हैं कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त है। वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार की कहीं से कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। वैश्विक नीति की, भ्रष्टाचार के बाद में दूसरा हम आते हैं वैश्विक परिदृश्य में क्या भारत का महात्म्य बदला है, क्या भारत का स्थान अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदला है? निश्चित तौर पर बदला है। भारत जहां अभी तक भारत दुनिया के राष्ट्रों के सामने पिछलग्गू बना हुआ सा प्रतीत होता था, आज भारत दुनिया को लीड करता हुआ प्रतीत हो रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जिस देश में जाते हैं उस देश के राष्ट्राध्यक्ष पलक पावड़े बिछाकर उनकी प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं और वहाँ के जनमानस से मिलते हैं, वहाँ के उद्योगपतियों से मिलते हैं, वहाँ बसे हुए भारतीयों से मिलते हैं। और सब जगह जिस प्रकार का उत्साह देखने के लिए मिलता है और जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढ़ी है, वो हम सब के लिए गौरव की बात है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का गौरव नहीं हो रहा है, ये माँ भारती का गौरवगान हो रहा है और 125 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का नाम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें भी राजनीति करती है, इतने गंभीर विषयों पर भी राजनीति करती है और कहती है प्रधानमंत्री जाकर अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं बाहर, जो कि सरासर गलत है। प्रधानमंत्री ने अपने हर भाषण में उल्लेख किया कि आज जो नाम बढ़ रहा है वो नरेंद्र मोदी का नहीं, 125 करोड़ भारतीयों का नाम बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने आप को इस बात से अभी तक उबार नहीं पाई है कि 2014 में उसे इतनी भयानक पराजय मिली है। जनता के आदेश को, जनादेश को अभी तक स्वीकार कर पाने में कांग्रेस पार्टी असमर्थ रही है। दुबई में प्रधानमंत्री जाते हैं, दुबई, सऊदी अरब, जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है सऊदी अरब, वहाँ पर अगर एक हिंदू व्यक्ति पूजा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सजा होती है। अगर वो अपने घर में छुप करके पूजा कर रहा है तो ठीक है, अगर उसने शंख बजा दिया, उसकी शंख की ध्वनि यदि बाहर कहीं चली गई तो FIR हो जाता है उसके ऊपर और वो जेल चला जाता था सलाखों के पीछे। इस प्रकार के कड़े कानून, सरिया कानून वहाँ पे चलते थे। उस देश में प्रधानमंत्री जाते हैं और वहाँ एक मंदिर बनाने की, भव्य मंदिर बनाने की अपील करते हैं और वहाँ के शेख, वहाँ के शासकों ने वो मंदिर बना करके महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर भारतवर्ष के बसे हुए हिंदुओं के लिए समर्पित कर दिया और स्वयं वहाँ के शासक जाकर के मंदिर के उद्घाटन में शामिल होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये किसी और का नहीं, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का वास्तविक रिफ्लेक्शन है। फिर भी इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के लोग तथाकथित तौर पे भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करने में नित्य प्रति लगे हुए हैं। आज स्थिति ये है कि विदेश में मंदिर आसानी से बन जा रहा है, भारत में मंदिर बनना एक विवाद का विषय बना हुआ है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि श्री राम लला जो कि इतने दिन से टेंट में विराजमान है, आखिर कब उन्हें मिलेगा स्थान? सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए भारत सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। बहुत जल्द डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उसको केस को देख रहे हैं और फैसला देश के सामने होगा, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। तो 2 महत्वपूर्ण विषयों पर मैंने अपनी बात रखी कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से पाक साफ है, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति के संबंध में सरकार बिल्कुल पाक साफ है। अब आर्थिक नीति पे हम आते हैं। किसी भी राष्ट्र की जो आधारशिला होती है वो एक मजबूत अर्थव्यवस्था होती है। आज संपूर्ण वैश्विक राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अर्थव्यवस्था चकनाचूर स्थिति में दिख रही है। सारे मजबूत से मजबूत राष्ट्रों की भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई सी प्रतीत हो रही है और इस दशा में 7.5 से अधिक प्रतिशत से भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। चीन को पछाड़ते हुए भारत इस वर्ष के आर्थिक परिदृश्य में, इस तिमाही में अभी विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था साबित हुई है, जो निश्चित तौर पर हम सब के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। जब अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया गया
तो बहुत सारे लोगों ने भारतवर्ष में, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि शायद वो सही वित्त मंत्री साबित होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन लगातार प्रकृति की मार झेल रहे भारत में, कहीं बाढ़, कहीं पानी की कमी, इन तमाम समस्याओं को झेलते हुए भी, सूखा, बाढ़, विनाश, हर प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए भी आज भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा हो रहा है। तो ये एक बहुत गौरव की बात है हमारे लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारा मान बढ़ा, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, भ्रष्टाचार का कोई लेस मात्र भी हमारे ऊपर आरोप नहीं है हमारी सरकार के ऊपर। विरोधी जो कि नित्य प्रति आरटीआई का उपयोग करके लगातार खोजने में लगे हुए कि कहीं से कुछ निकल जाए, कहीं से कुछ निकल जाए, कुछ भी नहीं निकल रहा है। जब कुछ नहीं निकल रहा है तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की डिग्री फर्जी है, और वो मामला उन्होंने चलाया। कब चलाया? जब अगस्टा वेस्टलैंड डील में सोनिया गांधी जी के ऊपर आंच आई, तो सोनिया गांधी जी के दत्तक पुत्र के रूप में, क्योंकि राहुल गांधी तो एक निकम्मे पुत्र हैं, तो मैडम सोनिया को डिफेंड कर नहीं सकते हैं, तो उनके दत्तक पुत्र की भूमिका में जो अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में हैं, उन्होंने आकर के वहाँ पर प्रधानमंत्री की डिग्री का मुद्दा उठा करके उसको डाइवर्ट कर दिया। अगस्टा वेस्टलैंड डील जो न्यूज़ में चल रहे थे डिबेट्स, सारे डिबेट कैंसिल होकर के प्रधानमंत्री की डिग्री सही है कि फर्जी है, उस पर डिबेट करने लगे। तो मैं मीडिया को, पेड मीडिया, मैं नहीं इस प्रकार के शब्दों का यूज करना चाहता हूँ, न मैं प्रेस्टिट्यूट करना चाहता हूँ इंडियन मीडिया को, लेकिन हाँ ये है कि मीडिया को भी कहीं ना कहीं अपना अंदर अपने झांक करके एक बार देखना चाहिए कि क्या जनता चाहती है और क्या वो दिखा रहे हैं। और बाद में उसका परिणाम आपको मालूम है, स्वयं अरविंद केजरीवाल का जो एडमिशन हुआ था IIT खड़गपुर में, वो भी नवीन जिंदल के, यहाँ उनके पिताजी काम करते थे अरविंद केजरीवाल जी के, और नवीन जिंदल के फादर के कोटे से, एक इंडस्ट्रियल कोटे से उनका एडमिशन हुआ। तो उन्होंने IIT JEE क्वालिफाई नहीं किया था। ही इज़ नॉट अ लर्नेड पर्सन, वो कोई बहुत टैलेंटेड विद्यार्थी अपने ज़माने में नहीं रहे हैं, ये एक स्पष्ट बात है। जो अपने आप को बोलते हैं हर जगह टहल टहल के मैं IIT खड़गपुर का पास आउट हूँ, तो उनको एडमिशन सिफारिश पे मिला था, मेरिट के आधार पे नहीं मिला था। तो कुल मिला के इस मामले में अरविंद जी की किरकिरी हुई है। और अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि चुनाव परिणाम आपके सबसे बड़े आकलन करने के एक पैरामीटर्स होते हैं। कई राज्यों में चुनाव हुआ। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी, उसके पहले 4 राज्यों में चुनाव जीती थी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की अच्छे से सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, समर्थन के साथ PDP के साथ। महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन जब दिल्ली हारे तो सब आलोचना करने वाले लोग एक साथ आ गए, और जब बिहार बीजेपी हारी तो ऐसा लगा मानो बीजेपी से सब कुछ छिन गया हो, बीजेपी को अब राजनीति करने का कोई नैतिक अधिकार ही न हो। इस प्रकार से सारे राजनीतिक दल पिल पड़े थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। फिर से एक बार 5 राज्यों में चुनाव हुआ। वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जब कमल खिला, असम की जनता ने साबित कर दिया कि देशभक्तों की उन्हें ज़रूरत है, देशद्रोहियों की ज़रूरत नहीं है। और असम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, और उसके लिए पूरे भारत का गौरव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का मान बढ़ा है। और ये भारतवासियों, असम वासियों का अभिनंदन हम सब करते हैं कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे भाजपा के लिए खोले। ये बड़ी खुशी की बात है। अब प्रधानमंत्री वर्तमान में 5 दिनों में 6 दिनों में 5 देशों के दौरे पे हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों पे अभी चर्चा चल रही है। कतर में थे, अभी स्विट्ज़रलैंड में पहुंचे हुए हैं। ब्लैक मनी इशू पे काफ़ी कुछ वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से उनकी डिस्कशंस हैं। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनका बायलैटरल मीटिंग है, जो कि निश्चित तौर पे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत को और अधिक मजबूत करेगा। पाकिस्तान जैसे देशों को अमेरिका से कड़ी चेतावनी मिल रही है। हमारे पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय जगत में माहौल बन रहा है। ये इन तमाम तथ्यों के विवेचना के बाद ये स्पष्ट होता है कि 2 वर्ष का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बिल्कुल सफल कार्यकाल रहा है। और मैं 2 महत्वपूर्ण बातों को और मेंशन करना चाहता हूँ। 2 विभाग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। भारतीय रेल, मिस्टर सुरेश प्रभु जी भारतवर्ष के अभूतपूर्व रेल मंत्री हुए हैं, जैसा मुझे लगता है। जितने रेल मंत्रियों को मैंने देखा, 1996 से मैं भी भारतीय राजनीति का अध्ययन कर रहा हूँ। 1996 से 2016 के बीच में सर्वश्रेष्ठ रेल मंत्री मिस्टर सुरेश प्रभु जी हैं। सुरेश प्रभु जी ने जिस तरह से रेलवे को मॉनिटरिंग की है, जिस तरह से ट्वीट के माध्यम से लोगों को मदद मिली है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का काम किया है, जिस तरह से बीमार रेल को पटरी पर लाने का काम किया है, और भविष्य में भी बुलेट ट्रेन और
कई सारे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी योजनाएं वो लेकर के चल रहे हैं। 24/7 जिस तरह से वो सेवाएं दे रहे हैं भारतीय जनता को, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते, भारत सरकार के मंत्री होने के नाते, वो गौरव की बात है हम सब के लिए। हमें नरेंद्र मोदी जी के इन मंत्रियों पर गर्व है। नितिन गडकरी जी के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है नितिन जी का। आज तक के भारत के इतिहास में जितने किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें, जितने किलोमीटर प्रति माह सड़कें बनती थी, उतने किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनवा करके वो राष्ट्र का निर्माण करने में लगे हुए हैं। पीयूष गोयल जी को मेंशन अगर नहीं करेंगे तो हमारी बात स्वाभाविक रूप से अपूर्ण रह जाएगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने पीयूष गोयल जी से कहा कि पीयूष जी हमको 24/7 बिजली चाहिए, पीयूष जी ने कहा कि सर ये तो लगभग बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन वो उस दिशा में लगे रहे। आपको एक पुराना तथ्य याद दिलाना चाहूँगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। जैसे ही ये सरकार सत्ता में आई थी, एक बार न्यूज़ चल रहा था, सारे चैनल्स में दिखाया जा रहा था कि भारत सरकार के पास ग्रिड में खाली इतना कोयला है भारत सरकार के पास कि ग्रिड पूरा फेल्योर कर जाएगा। 7 से 15 दिन के अंदर ऐसा कुछ अनुमान आ रहा था कि 7 दिन के बाद पूरा भारत डार्क में चला जाएगा, अंधकार में चला जाएगा, सारे ग्रिड्स फेल हो जाएंगे। लेकिन उस समस्या से किस तरह से भारत सरकार ने निपटा, कोल का किस तरह से नए पॉलिसी पे ऑक्शन किया, कुछ माइंस ही बेच करके काफ़ी लंबा रेवेन्यू भारत सरकार के पास जनरेट हुआ। और पीयूष जी प्रतिदिन जो 18,000 गाँवों का उनको प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया, 65 वर्ष आज़ादी के बाद भी जिन गाँवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची थी, वहां पीयूष जी को बिजली पहुंचाने का आदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया और पीयूष जी उसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। पीयूष जी ने स्वयं एक बार मेंशन किया कि प्रधानमंत्री जी के साथ इलेक्ट्रिसिटी मैटर में एक मीटिंग थी, मीटिंग में बैठे तो प्रधानमंत्री जी ने उनसे पूछा कि पीयूष जी जो एलईडी बल्ब हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको बोला है, तो कितने एलईडी बल्ब अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं? तो पीयूष जी ने कहा कि ठीक है सर, हम पता करके बताते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भरी मीटिंग में, मंत्रिपरिषद की मीटिंग में उनसे कहा, पीयूष जी अगर आप इस तरह से पता करके बताएंगे तो हमारे आपके और जनता के बीच में काफ़ी कुछ गैप हो जाएगा और इसका निपटारा करने के लिए आपको अपने आप को ऑनलाइन रखना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा। और पीयूष जी ने तुरंत उस चीज़ को ग्रहण किया और कंटिन्यू उस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं। पीयूष जी मिनट टू मिनट उनके पास भी जानकारी है, कितने गांव इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं, कितने एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आज की डेट में 18,000 गाँवों में से 9,000 से अधिक गाँवों में बिजली पहुंच चुके, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं ये गाँव। तो ये निश्चित तौर पर मोदी सरकार की उपलब्धि है और विरोधियों में पूरी तरह से निराशा है, विरोधी फ्रस्ट्रेट हैं। विरोधी इस बात को जानते हैं कि जितना एक व्यक्ति मजबूत होगा उतना ही बाकी अन्य सब कमज़ोर होते चले जाएंगे। क्षेत्रीय पार्टियों में खलबली है। कांग्रेस पार्टी तो समाप्त प्राय होने जा रही है धीरे धीरे। कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना देखा था वो सपना लगभग साकार होने जा रहा है। 2 वर्ष की सफल सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की जनता की ओर से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।